पिछले एपिसोड में हमने सिल्वर इन्वेस्टमेंट से जुड़े 5 नियमों की बात की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम कुछ और ऐसी बातों को आपके सामने रखेंगे और आपको कुछ ऐसी सलाह देंगे जो सिल्वर में इन्वेस्टमेंट के दौरान आपके लिए काफी मददगार साबित होगी। सबसे पहली सलाह यह है कि अगर आप किसी दुकानदार को जानते हैं और आपको उस पर पूरा भरोसा भी है, तब भी आपको सिर्फ उसी से सामान खरीदने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट के दूसरे दुकानदारों से भी उस सामान की कीमत का पता करें। इसके बाद आपको जो दुकानदार कम कीमत पर वो सामान दे, आप उसी दुकानदार से सामान लें। यही बात सिल्वर की खरीदारी पर भी लागू होती है। जब भी आप सिल्वर में इन्वेस्टमेंट के लिए फिजिकल फॉर्म में सिल्वर खरीदने का प्लान बनाएं, तो अपने आसपास के सभी सप्लायर से पूछताछ करके सबसे बेहतर और कम कीमत वाले सप्लायर से ही सिल्वर खरीदें। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सिल्वर की कीमत रोज ऊपर नीचे होती रहती है। ऐसे में हो सकता है कि कोई ज्वेलर या सप्लायर आपको पुरानी कीमत पर सिल्वर बेचकर लूटने की कोशिश करे। इसलिए यह बेहतर होगा कि आप पहले से ही दूसरे सप्लायर से पूछताछ कर लें। आजकल तो हम सभी के स्मार्टफोन में ऐसे ऐप्स भी मौजूद हैं जिनसे हम रोज सिल्वर की कीमतें खुद चेक कर सकते हैं। और तो और इन्वेस्टमेंट से जुड़े ऐसे कई मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएंगे जो सिल्वर की कीमत में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। अब मान लीजिए कि आपको अपने शहर में सिल्वर की स्टैंडर्ड कीमत पहले से ही पता है। ऐसे में कोई दुकानदार अगर आपको उससे भी कम कीमत पर सिल्वर ऑफर करता है, तो आपके लिए यह काफी फायदे का सौदा हो सकता है। स्टैंडर्ड कीमत पता होने पर आप ज्यादा महंगा सिल्वर खरीदने से भी बचेंगे। हालांकि आपको सिल्वर चाहे किसी भी कीमत पर मिल रहा हो, लेकिन एक बार में बहुत सारा सिल्वर खरीदने से भी आपको बचना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं जिन्हें आप सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब यहां यह जरूरी नहीं है कि आप अपना सारा पैसा एक साथ सिर्फ सिल्वर में लगा दें, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आज सिल्वर की जो कीमत है कल वो इससे कम होगी या ज्यादा। इसलिए आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़े थोड़े समय में अपना पैसा सिल्वर में इन्वेस्ट करें। ऐसा करने से आपका नुकसान होने का रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। सिल्वर इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी अगली सलाह यह कहती है कि आपको जब मौका मिले तब आपको अपना इन्वेस्टमेंट बेचने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने आज ही सिल्वर में इन्वेस्ट किया और कल सिल्वर की कीमत आसमान छूने लगी, तो यही मौका है जब आप बिना ज्यादा सोचे अपना सिल्वर बेचकर उससे अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हो, लेकिन तब भी सामने दिख रहे प्रॉफिट को ठुकराना आपके लिए बिल्कुल भी समझदारी वाला फैसला नहीं होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब यह नहीं होता कि आप अपने सिल्वर को तब तक अपने पास रखें जब तक कि आपका इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं हो जाता। इसलिए प्रैक्टिकल बने और अगर आपको अपने सिल्वर की अच्छी कीमत मिल रही है तो उसे बेचकर प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें। इसी तरह आगे जाकर जब सिल्वर की कीमत दोबारा कम होने लगे तब आप उसे दोबारा खरीद सकते हैं। ऐसा करने से सिल्वर की बढ़ती और कम होती कीमतों के साथ साथ आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ सिल्वर की कीमतों पर नजर रखनी होगी। इसके साथ ही आपका ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में हो रही मूवमेंट पर नजर बनाए रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर होने वाली चीजें भी भारत में सिल्वर की कीमतों पर असर डालती हैं। अगर दुनिया भर के सिल्वर मार्केट में मंदी चल रही है तो उसका असर आज नहीं तो कल भारत पर भी दिखेगा। इसलिए अगर आप ग्लोबल मार्केट पर नजर बनाकर रखेंगे तो आप आगे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर अपने लिए एक सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार कर सकते हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ही आपको अपना अगला सिल्वर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस एपिसोड में सिल्वर इन्वेस्टमेंट में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लेकर सिल्वर कब बेचना चाहिए तक की हर डिटेल पर हमने बात की। यहां तक कि इंटरनेशनल मार्केट के उतार चढ़ाव का सिल्वर पर क्या असर होता है हमने ये भी जाना। मगर अब यहां ये सवाल आता है कि आखिर सिल्वर में इन्वेस्ट क्यों किया जाए। इस सवाल का जवाब हम आपको अगले एपिसोड में देंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड में और जानते हैं कि आखिर क्यों सिल्वर इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनता जा रहा है। पिछले एपिसोड में
सिल्वर इन्वेस्टमेंट से जुड़े नियमों पर बात करते हुए हमने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट के वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए। लेकिन अब यहां एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, आखिर सिल्वर में इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं। यहां तक कि इस ऑडियो बुक में भी सिल्वर के अलावा बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जिनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। फिर सिल्वर ही क्यों? वैसे ये बात तो सही है कि सिल्वर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कुछ खास लोगों को सूट करती हैं। ऐसे लोगों के लिए सिल्वर ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम इस एपिसोड में सिल्वर के ऐसे ही कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे। सिल्वर का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि सिल्वर बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है। वहीं अगर सिल्वर को गोल्ड के साथ कंपेयर करके देखा जाए तो मार्केट में सिल्वर की सप्लाई काफी ज्यादा है। इसलिए हर एक व्यक्ति के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपने नजदीकी ज्वेलर से सिल्वर खरीद सके। लोग गोल्ड को खरीदकर अपने घरों और बैंकों में संभाल कर रखते हैं, जबकि सिल्वर एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस के लिए किया जाता है। हनी गोल्ड की तरह सिल्वर सिर्फ घर पर सजाकर रखने की चीज नहीं है, बल्कि इसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। ये इस्तेमाल कौन कौन से हैं इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सिल्वर की सबसे बड़ी खासियत के बारे में बताते हैं। दरअसल गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर काफी सस्ता मेटल है, इसलिए जहां एक और गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज्यादातर पैसे वाले लोगों के लिए ही पॉसिबल है, वहीं सिल्वर एक ऐसा मेटल है जिसमें लगभग हर तरह के बैकग्राउंड वाले लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सोने की कीमत आज लगभग 55 लाख रुपए प्रति किलो है, जबकि चांदी की कीमत लगभग 60 से 70 हजार रुपए प्रति किलो है। अब अगर एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर के पास 50-60 हजार रुपए हों जिसे वो इन्वेस्ट करना चाहता हो, तो वो 50-60 हजार रुपयों में सिर्फ 10 ग्राम सोना ही खरीद सकता है, जबकि इन्हीं पैसों में उसे 1 किलो चांदी आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा सिल्वर का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल कामों में भी किया जाता है। मोबाइल, लैपटॉप और सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियों में सिल्वर की काफी डिमांड होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में कोई भी दूसरा मेटल सिल्वर की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिल्वर एक ऐसा मेटल है जिस पर बिजली और हीट दोनों को ट्रांसफर किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल सप्लाई में सिल्वर के इतने ज्यादा इस्तेमाल के कारण कभी भी सिल्वर की डिमांड में कमी नहीं आएगी और इसका सीधा असर सिल्वर की कीमतों पर पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब तक सिल्वर की डिमांड बनी रहेगी, तब तक सिल्वर की कीमतें भी लगातार ऊपर जाती रहेंगी। इंडस्ट्रियल कामों में इस्तेमाल के अलावा सिल्वर का इस्तेमाल मेडिसिनल फील्ड में भी किया जाता है। किसी व्यक्ति की चोट पर की जाने वाली पट्टी में सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, आपकी चोट पर लगाने वाली क्रीम में भी थोड़ी बहुत मात्रा में सिल्वर मिलाया जाता है। मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस पर भी एंटीबायोटिक के रूप में जो कोटिंग की जाती है, उसमें भी सिल्वर मिलाया जाता है। तो देखा आपने, मेडिकल फील्ड में भी सिल्वर का कितना इस्तेमाल है। इस तरह ऐसा कहा जा सकता है कि भविष्य में सिल्वर की डिमांड में कोई कमी आती नहीं दिख रही। उल्टा दिन ब दिन इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर की मांग बढ़ती ही जा रही है। इसी वजह से बीते 20 सालों में सिल्वर की कीमतों में गजब का उछाल देखा गया है। इसके अलावा देखा जाए तो सिल्वर और गोल्ड ऐसे मेटल हैं जिनकी वैल्यू पैसों से कंपेयर की जाती है। अगर आप सिल्वर लेकर मार्केट में जाएं तो आपको उसकी कीमत हाथों हाथ मिल सकती है। सिल्वर अपने आप में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसे आप अपने साथ लेकर चल सकते हैं और अपने घर पर स्टोर भी कर सकते हैं। जमीन की ही तरह सिल्वर भी एक तरह से आपकी प्रॉपर्टी ही होता है, जिसमें सस्ता इन्वेस्टमेंट होने की वजह से रिस्क भी कम होता है। वहीं इसकी कीमतों में गिरावट आने पर भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। एक और मजेदार बात यह भी है कि कई बार ऐसे मौके आते हैं जब गोल्ड से भी बेहतर इन्वेस्टमेंट सिल्वर में होता है, लेकिन भारत के लोगों में गोल्ड को लेकर एक अलग क्रेज है, जिसकी वजह से भारत सरकार को हर साल बेहिसाब गोल्ड दूसरे देशों से खरीदकर भारत लाना पड़ता है। इसी को देखते हुए सरकार लगातार सिल्वर की खरीद बढ़ाने की कोशिश कर रही है। देश में लगातार बढ़ रही गोल्ड की मांग को रोकने के लिए सरकार सिल्वर की खरीदारी को प्रमोट कर रही है। इस वजह से ऐसा हो सकता है कि भविष्य में सिल्वर की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे।
ये सभी कारण ये बताने के लिए काफी हैं कि सिल्वर में इन्वेस्ट करना आपके लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है। इसके लिए आपको उन सभी बातों का ध्यान रखकर बहुत सावधानी से सिल्वर में इन्वेस्टमेंट के नियमों पर फोकस करते हुए पैसा लगाना है। एक बार आप सिल्वर खरीद लें तो फिर सिल्वर की कीमतों पर नजर बनाकर रखें और जैसे ही सिल्वर की कीमत बढ़ने लगे तो बिना वक्त गवाए अपना सिल्वर बेच दीजिए। इससे जो प्रॉफिट मिलेगा उसे दोबारा इन्वेस्टमेंट में लगा दीजिए। इस तरह सिल्वर से मिलने वाले रिटर्न आपको न सिर्फ स्टॉक मार्केट के खतरों से दूर रखेंगे बल्कि मंदी के दौरान आपके काम भी आएंगे। गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट का कितना स्कोप है ये तो आप अब तक जान चुके होंगे, लेकिन इन दोनों के अलावा डायमंड भी एक ऐसा ऑप्शन है जिसे इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखा जा सकता है। लेकिन यहां यह सवाल आता है कि क्या डायमंड हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, और अगर हम डायमंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस एपिसोड में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल पिछले कुछ सालों में डायमंड एक अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में सामने आया है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से डायमंड की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि किसी भी दूसरी तरह के इन्वेस्टमेंट की तरह ही डायमंड के भी अपने कुछ फायदे और नुकसान हैं जिन्हें हमें समझना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपका ये जान लेना जरूरी है कि डायमंड की कीमतें लगातार क्यों बढ़ती जा रही हैं। इसका पहला कारण बहुत साफ है कि डायमंड की कीमतें बढ़ने की वजह से इन्वेस्टर्स इसे खरीद रहे हैं और इसी वजह से मार्केट में डायमंड की डिमांड बढ़ रही है। डायमंड की इसी बढ़ती डिमांड की वजह से इसकी कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन डायमंड की बढ़ती कीमत के पीछे सिर्फ यही एक वजह नहीं है, क्योंकि जहां एक ओर कुछ इन्वेस्टर्स डायमंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो डायमंड में पैसा खर्च करने से बच रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाकी सभी तरह के इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डायमंड में इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। डायमंड इंडस्ट्री गोल्ड या सिल्वर इंडस्ट्री की तरह काम नहीं करती। कहने का मतलब यह है कि गोल्ड या सिल्वर खरीदना आपके लिए जितना आसान है उतना आसान डायमंड खरीदना नहीं होता। लेकिन डायमंड में इन्वेस्टमेंट के अपने कुछ फायदे हैं जिनका इस्तेमाल आप अच्छे रिटर्न पाने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको डायमंड इंडस्ट्री और इसके मार्केट के बारे में कुछ चीजें जाननी होंगी। सबसे पहली बात यह है कि आखिर लोग डायमंड खरीदते क्यों हैं और क्यों लोग डायमंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसका सबसे पहला कारण यह है कि डायमंड की वैल्यू हमेशा बनी रहती है। आज से 100-200 साल पहले भी डायमंड एक बहुत कीमती चीज थी और आज भी है। उल्टा कुछ सालों पहले डायमंड की जो कीमत थी, आज इसकी कीमत उससे भी काफी ज्यादा हो चुकी है। यानी अगर आप आज एक डायमंड खरीदते हैं और कुछ सालों बाद उसे बेचते हैं तो आपको उसकी ओरिजिनल कीमत से कहीं ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। साथ ही इस बात की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है कि आपको डायमंड बेचते वक्त कोई नुकसान उठाना पड़े। दूसरी चीज जो आपको ध्यान होनी चाहिए वो ये कि डायमंड की डिमांड तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी सप्लाई दुनिया में धीरे धीरे कम हो रही है। दुनिया भर में पिछले 20-25 सालों में कई लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन काफी अच्छी हुई है। लोगों के पास अब पैसा आने लगा है। यही वजह है कि जहां कुछ सालों पहले तक दुनिया के कुछ गिने चुने लोग ही डायमंड खरीद पाते थे, वहीं आज ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है जो डायमंड खरीद सकें। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, वो ये है कि दुनिया में इतने ज्यादा डायमंड प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। यही वजह है कि डायमंड की सप्लाई पूरी न होने की वजह से इसकी कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। डायमंड की एक और खासियत यह है कि ये इतनी कीमती चीज है कि इसका एक छोटे से छोटा टुकड़ा भी बहुत महंगा होता है। डायमंड का साइज अपने आप में एक ऐसा फैक्टर है जो डायमंड में इन्वेस्टमेंट को काफी अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि साइज में छोटा होने की वजह से डायमंड को कम जगह में भी स्टोर करके रखा जा सकता है। गोल्ड और सिल्वर की ही तरह डायमंड भी मार्केट में मंदी के दौरान अपनी वैल्यू बनाए रखता है और इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायमंड में इन्वेस्ट करने के सिर्फ फायदे ही हैं, इसके कई नुकसान भी हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि गोल्ड और सिल्वर की कीमतें मार्केट में अचानक से नहीं बढ़ती, लेकिन डायमंड पूरी तरह मार्केट में सप्लाई और डिमांड पर ही डिपेंड रहता है, जिसकी वजह से कभी कभी इसकी कीमतों में अचानक से बदलाव आ सकता है। डायमंड में इन्वेस्ट करने का दूसरा नुकसान यह है कि डायमंड खरीदना तो आसान है, लेकिन इसे बेचना उतना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महंगा होने के कारण डायमंड को खरीदने वाले लोगों का मिलना बहुत मुश्किल होता है।
डायमंड खरीदने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती, इसलिए ज्यादातर ज्वेलर्स डायमंड खरीदने से बचते हैं। हो सकता है कि कुछ बड़े ज्वेलर्स आपसे डायमंड खरीद लें, लेकिन वो आपको डायमंड की ओरिजिनल कीमत से कम पैसे देंगे। इन सारे नुकसानों को तो फिर भी नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी भी हैं जिनसे बच पाना एक इन्वेस्टर के लिए मुश्किल होता है। यहां सबसे पहली परेशानी जुड़ी है डायमंड की वैल्यू से। दुनिया भर में हर एक व्यक्ति कम से कम इतना तो जानता ही है कि डायमंड एक बहुत कीमती चीज है, लेकिन वो इतनी कीमती क्यों है, इसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती। इसलिए डायमंड की वैल्यू का सही अंदाजा लगाने के लिए आपके लिए यह जानना जरूरी है कि डायमंड असल में इतना कीमती क्यों होता है। जब डायमंड की वैल्यू की बात की जाती है तो उसमें एक 4 C's का रूल काम करता है। 4 C's का मतलब है कलर, क्लैरिटी, कट और कैरेट वेट। कैरेट एक यूनिट है जिसकी मदद से हम किसी प्रेशियस मेटल की क्वालिटी का पता कर सकते हैं। जैसे कि आपने 24 कैरेट गोल्ड के बारे में तो सुना ही होगा। 24 कैरेट गोल्ड का मतलब है कि वो प्योर गोल्ड है और उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं की गई है। इसी तरह कैरेट की मदद से डायमंड की क्वालिटी का भी पता चलता है। डायमंड में कैरेट का इस्तेमाल उसका वजन पता करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए 1 कैरेट डायमंड 200 मिलीग्राम्स के बराबर होता है। इसी आधार पर डायमंड को पॉइंट दिए जाते हैं, यानी 25 कैरेट का मतलब होगा 25 पॉइंट डायमंड। इसी तरह डायमंड का कलर भी उसकी क्वालिटी का पता करने में इस्तेमाल किया जाता है। डायमंड के कलर या कहें चमक को D से Z के बीच में ग्रेड दिया जाता है। जो डायमंड कम चमकदार हो उसे D और जिस डायमंड की चमक ज्यादा हो उसे Z ग्रेड दिया जाता है। इसी तरह कम चमक वाले डायमंड को सबसे बेहतर माना जाता है। इस हिसाब से D ग्रेड का डायमंड सबसे अच्छी क्वालिटी का होगा और Z ग्रेड का डायमंड सबसे कम क्वालिटी का डायमंड होगा। कलर और कैरेट के बाद डायमंड की क्लैरिटी भी देखी जाती है। क्लैरिटी में यह देखा जाता है कि एक डायमंड में क्या क्या कमियां हैं। आसान शब्दों में कहें तो एक डायमंड दिखने में कितना क्लीन और परफेक्ट है, ये सब क्लैरिटी में देखा जाता है। जो डायमंड जितना ज्यादा परफेक्ट तरीके से क्लीन होता है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। अब सबसे आखिर में बारी आती है कट की। इसमें यह देखा जाता है कि एक डायमंड की शेप कैसी है और उस पर लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरह से पड़ता है। ये बात पूरी तरह से इस पर डिपेंड करती है कि जिस जगह पर इस डायमंड को घिसकर तराशा गया है वहां कितनी अच्छी तरह से काम किया गया है। अगर बारीकी से डायमंड को तराश कर उस पर मेहनत की गई है तो उसकी कीमत ज्यादा होगी। इसी तरह अगर किसी डायमंड को लापरवाही से तराशा गया है तब उसकी कीमत भी कम ही रहेगी। डायमंड की कीमत इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि वो देखने में कितना परफेक्ट है। ये चीज गोल्ड और सिल्वर के मामले में बिल्कुल अलग है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर चाहे जैसे भी दिखते हों, इससे उनकी कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी अगर आपके पास गोल्ड के बिस्किट और गहने दोनों हों, जिनका वजन भी एक जैसा हो और उनमें कोई मिलावट भी ना की गई हो, तो दोनों की कीमत भी एक जैसी ही रहेगी। ऐसा माना जाता है कि डायमंड खरीदना आमतौर पर अमीर लोगों का शौक होता है, लेकिन शौक से अलग एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाए तो डायमंड दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए पैसा कमाने का अच्छा जरिया है। हालांकि डायमंड में इन्वेस्ट करना थोड़ा महंगा है, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि एक बार इसमें इन्वेस्ट करने के बाद अगर आप इसे लंबे वक्त तक अपने पास रखें तो ये आपको कमाल के रिटर्न्स देगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप सही तरह के डायमंड में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट के लिए सही डायमंड कौन सा है, इस पर हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे। अच्छी क्वालिटी का डायमंड कैसा होता है, इस पर हमने अपने पिछले एपिसोड में बात की थी। इस एपिसोड में हम डायमंड में इन्वेस्ट करने से जुड़ी दूसरी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो एक बार जब आप डायमंड की क्वालिटी और इसकी मार्केट से जुड़ी सारी चीजों को समझ लें, तब आपको यह सोचना चाहिए कि आपके पास डायमंड पर इन्वेस्ट करने के लिए कितने पैसे हैं। इसके लिए एक गोल्डन रूल यह है कि आपको अपनी सेविंग्स का सारा पैसा डायमंड पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे बेहतर यह है कि आपने इन्वेस्टमेंट के लिए जितने पैसे बचा कर रखे हैं उसका सिर्फ एक हिस्सा ही आपको डायमंड पर खर्च करना चाहिए। अब यहां आपको यह भी ध्यान रखना है कि जितने भी पैसे आप डायमंड पर लगा रहे हैं वो आपके बजट के बाहर न जाएं।
क्योंकि लोन लेकर या कहीं से उधार लेकर इन्वेस्टमेंट करने पर अगर आपको अच्छे रिटर्न मिल भी गए तब भी उसका कोई सीधा फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। एक बार जब आप बजट तय कर लें तो इसके बाद इंटरनेट पर डायमंड खरीदने के लिए सबसे बेहतर डील ढूंढने की कोशिश करें। इसके बाद जब आपको एक अच्छी डील मिल जाए तो अब आप ये देखें कि आप जो डायमंड खरीद रहे हैं वो सर्टिफाइड हैं या नहीं। अगर वो डायमंड सर्टिफाइड नहीं है तो हो सकता है कि वो असली डायमंड ना हो। अमेरिका में जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका यानी GIA नाम की एक संस्था है जो लेबोरेटरी में जांच करने के बाद डायमंड को सर्टिफिकेट देती है। इस इंस्टीट्यूट के सर्टिफाइड डायमंड मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। डायमंड का सर्टिफिकेशन देखने के बाद अगर आप डायमंड खरीदते हैं तो इस बात के चांस बहुत कम हो जाते हैं कि वो डायमंड नकली हो। इसलिए आप चाहे किसी भी तरीके का डायमंड खरीद रहे हों, उसका सर्टिफिकेशन देखना ना भूलें। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि डायमंड में इन्वेस्ट करना गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करने के मुकाबले थोड़ा अलग होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डायमंड की कीमत और उसकी वैल्यू पता करना थोड़ा मुश्किल टास्क है। गोल्ड या सिल्वर की वैल्यू आप गूगल पर सर्च करके भी पता कर सकते हैं, लेकिन एक डायमंड की वैल्यू गोल्ड या सिल्वर की वैल्यू की तरह तय नहीं होती, बल्कि वो तो इस बात से तय होती है कि डायमंड की क्वालिटी कैसी है। डायमंड इन्वेस्टमेंट के साथ दूसरी दिक्कत ये है कि डायमंड को बेचकर कैश में बदलना गोल्ड या सिल्वर के मुकाबले थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अगर आप कम वक्त के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डायमंड लेने से पहले आपको थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। ये बात याद रखें कि डायमंड में इन्वेस्ट करने का मतलब है मार्केट से कोई चीज खरीद कर घर लाना जिसे आप आगे जाकर बेचने वाले हैं। इसका आसान सा मतलब यह है कि आपको डायमंड खरीदने के लिए पहले एक डीलर के पास जाना होगा। अब इसके लिए आप मार्केट में बैठे किसी भी डीलर से डायमंड नहीं खरीदेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले अपने आसपास के सभी डीलर से डायमंड की कीमत पता कर लें। अगर आप ऑनलाइन डायमंड खरीद रहे हैं तब भी आपको पहले कई सारे सेलर से बात करनी है और ये जानना है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में से कहां पर आपको डायमंड की अच्छी डील मिल रही है। इसी तरह अगर आप डायमंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप डायमंड बनाने वाली किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद लें। फिर जैसे जैसे डायमंड की वैल्यू बढ़ती जाएगी उस कंपनी के स्टॉक्स की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। डायमंड में इन्वेस्ट करने से जुड़ी अच्छी बुरी बातों को जानने के बाद अब यह सवाल आता है कि गोल्ड और डायमंड में से कौन सा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर रहेगा। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक क्लासिक तरीका है, जबकि डायमंड हमेशा से अमीर लोगों की पसंद रहा है। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो दोनों के फायदे और नुकसान अलग अलग हैं। देखा जाए तो अगर आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें नुकसान होने की संभावना कम हो, तब आपके लिए गोल्ड ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए डायमंड सबसे अच्छा ऑप्शन है। महंगाई के समय में जहां गोल्ड अपनी वैल्यू बनाकर रखता है, वहीं डायमंड ऐसी चीज है जिसे अगर आप दोबारा मार्केट में भेजेंगे तो वो आपको गोल्ड से ज्यादा प्रॉफिट देगा। अब जिस तरह सोने या चांदी के अलावा डायमंड में भी इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है, उसी तरह प्लैटिनम भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रेशियस मेटल है। प्लैटिनम एक ऐसा मेटल है जो गोल्ड से भी कम पाया जाता है और यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका और रशिया से आता है। हालांकि इसके अलावा जिम्बाब्वे और अमेरिका जैसे देशों में भी प्लैटिनम अच्छी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है। हम जानते हैं कि प्लैटिनम का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल सेक्टर और ज्वेलरी में किया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके अलावा मेडिसिन, कंप्यूटर और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर में भी प्लैटिनम का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं गोल्ड के मुकाबले प्लैटिनम की कीमत लगभग आधी है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था, क्योंकि तकरीबन 10-12 साल पहले प्लैटिनम की कीमत गोल्ड से दोगुनी थी। तो क्या ऐसे में प्लैटिनम खरीदना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले हमें प्लैटिनम की कीमतों में आने वाले बदलाव को समझना होगा। प्लैटिनम का 40% इस्तेमाल ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया जाता है। इसमें गाड़ियों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस को बाहर निकालने के लिए एक एग्जॉस्ट सिस्टम प्लांट किया जाता है और उसी में प्लैटिनम का इस्तेमाल होता है। लेकिन साल 2012 में फॉक्सवैगन नाम की एक कार कंपनी की जांच करने पर यह पाया गया
कि डीजल गाड़ियों से हमारे आसपास बहुत पॉल्यूशन फैलता है। इसके बाद दुनिया भर में डीजल गाड़ियों का प्रोडक्शन कम कर दिया गया। दरअसल प्लैटिनम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल डीजल गाड़ियों में ही होता था और इनके प्रोडक्शन को कम करने के बाद इसकी डिमांड भी लगातार कम होती गई। इसके साथ ही प्लैटिनम का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में भी किया जाता है, लेकिन बीते कुछ वक्त से इनकी डिमांड भी कम होती गई है। हालांकि यह अनुमान लगाया जाता है कि कोविड-19 की वजह से प्लैटिनम का प्रोडक्शन कम हो गया था, लेकिन धीरे धीरे ये दोबारा रफ्तार पकड़ेगा और इसमें ग्रोथ दिखाई देगी। फिर मार्केट में चाइनीज प्लैटिनम ज्वेलरी की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स चाहें तो इसमें भी पैसा लगा सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि सोने और प्लैटिनम में सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट कौन सा है, तो हमें दोबारा दोनों तरह के मेटल की खासियतों पर गौर करना होगा। बीते 30-40 सालों में ऐसा दौर भी रहा है जब गोल्ड की कीमत प्लैटिनम से ज्यादा हो गई थी, और एक वक्त ऐसा भी आया जब प्लैटिनम की कीमत गोल्ड से दुगनी हो गई। इसलिए कई बार लोग गोल्ड की तुलना में प्लैटिनम पर भरोसा दिखाते हैं, तो कई बार ठीक इसका उल्टा भी होता है। लेकिन समझदार इन्वेस्टर इन दोनों में से एक मेटल की कीमत जानकर दूसरे की कीमत का अंदाजा लगा लेते हैं। हालांकि आज के समय में दोनों ही तरह के मेटल को आसानी से मार्केट में बेचकर उसके बदले में पैसा लिया जा सकता है, लेकिन कंपैरिजन करने पर गोल्ड ज्यादातर केस में प्लैटिनम की बजाय आसानी से बेचा जा सकता है, क्योंकि इसकी मांग दुनिया भर में एक जैसी बनी रहती है। लंबे समय में देखा जाए तो गोल्ड और प्लैटिनम दोनों ही एक जैसी परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देंगे। कई बार कुछ कुछ कारणों से प्लैटिनम की कीमत नीचे भी गिरने लगती है, और आमतौर पर इसके दो कारण बताए जाते हैं। एक कारण है प्लैटिनम की इंडस्ट्रियल डिमांड में आने वाली कमी, जिसके बारे में हम ऑटोमोबाइल का एग्जाम्पल लेकर पहले ही बात कर चुके हैं। अब दूसरा कि प्लैटिनम के कंपैरिजन में गोल्ड एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसकी कीमत कभी भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती। आमतौर पर आप सोने की कीमत को कभी भी बहुत ज्यादा गिरते हुए नहीं देखते हैं, जबकि प्लैटिनम के साथ ऐसा होता रहता है। फिर दुनिया भर के बहुत से देश गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और कनाडा जैसे कई देशों में सोने की खदान पाई जाती हैं, और इसी वजह से इसकी सप्लाई में कभी कमी नहीं होती। लेकिन प्लैटिनम के मार्केट पर साउथ अफ्रीका का राज है। ये आप भी मानेंगे कि अगर किसी सामान की सारी सप्लाई एक ही देश पर डिपेंड हो तो उसका नुकसान जरूर होता है। जैसे कि अगर उस एक देश में कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो उसकी वजह से दुनिया भर के मार्केट में उस सामान की कीमत पर असर पड़ता है। ये भी एक वजह है कि प्लैटिनम की कीमत स्टेबल नहीं रह पाती, जबकि गोल्ड के साथ ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट से जुड़े कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो स्टेबिलिटी बनाकर रखना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी प्लान कर रहे होते हैं, तो ऐसे में उनके लिए प्लैटिनम के मुकाबले गोल्ड एक बेहतर ऑप्शन है। गोल्ड हमेशा से ज्यादातर लोगों के लिए लंबे वक्त तक टिकने वाला और मुश्किल वक्त में काम आने वाला मेटल रहा है। यानी जब मार्केट की हालत खराब भी हो तब भी गोल्ड अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। लेकिन प्लैटिनम का हाल इसका ठीक उल्टा है, क्योंकि जब मार्केट ग्रोथ करेगा या बढ़ेगा तभी प्लैटिनम अच्छा परफॉर्म करता है। कहीं ना कहीं इसकी ग्रोथ इस बात पर भी डिपेंड करती है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है या नहीं। ऐसा माना जाता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी तभी स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगा, और इन दोनों के ग्रो करने पर प्लैटिनम अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा। इस तरह स्टॉक मार्केट पर डिपेंड रहने की वजह से प्लैटिनम की कीमत में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अगर कोई कम वक्त के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो प्लैटिनम में पैसा लगाकर गोल्ड से भी अच्छा रिटर्न हासिल कर सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि हर तरह का प्रेशियस मेटल एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपके लिए कौन सा बेहतर है ये तय करना आपका फैसला होगा, क्योंकि हर तरह का इन्वेस्टमेंट अपने साथ रिस्क तो लाता